हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा निषेचन। आवर्त बीज में क्या निषेचन की प्रक्रिया, क्योंकि हमने मेल और फीमेल गैमेट हैं उनका फॉर्मेशन जो निर्माण है वो पढ़ लिया है, और उसके साथ परागण की जो प्रक्रिया है वो पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ लिया कि जो परागकोश थे, परागकोश से किसका निर्माण हो रहा था? मेल गैमेट का, मेल युग्मक, मेल गैमेट का निर्माण हो रहा था। और यहाँ पर अंडाशय के अंदर जो बीजांड था, बीजांड के अंदर जो अंडकोशिका थी उसका निर्माण पढ़ लिया था। ये क्या है? बीजांड। बीजांड के अंदर ही क्या है? फीमेल गैमेट है। और ये वर्तिकाग्र। यहाँ से परागकण कहाँ पर आकर गिर जाएं? इसमें क्या बनते हैं? मेल गैमेट बनते हैं। परागकण, परागकण क्या होते हैं? मेल गैमेट ही होते हैं। और मेल गैमेट यहाँ पर वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाएं। किस पर? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पर आकर गिर रहे थे, उस प्रक्रिया को क्या कह रहे थे हम? परागण। यहां तक हमने क्या कर लिया था? कंप्लीट पढ़ लिया था। यानी मेल गैमेट मैच्योर होकर परिपक्व होने के बाद में कहां तक आ गया था? वर्तिकाग्र तक पहुंच गया था। जो कीट वगैरह थे या जल था, वायु थी, इसके द्वारा कहां तक पहुंच गए? वर्तिकाग्र तक पहुंच चुके हैं। तो पहुंचने के बाद में क्या होता है? और यहां पर मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में जो फ्यूजन हो रहा है, निषेचन हो रहा है, संलयन हो रहा है, संयुग्मन हो रहा है, वही क्या है? निषेचन। यानी कि नर युग्मक आपस में मिल जाए, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक आपस में क्या हो? फ्यूजन हो जाए, संलयन हो जाए या संयोजित क्या हो जाए? आपस में क्या हो जाए? नीचे लिख देता हूं, आपस में क्या हो जाए? निषेचन बोल सकते हो आप, संलयन बोल सकते हो, या बोल सकते हो संयोजन बोल सकते हो। आपस में आके जुड़ जाएं, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन की परिभाषा क्या बताओगे? नर तथा मादा युग्म के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया जो लैंगिक जनन होता है उनके दौरान ही होता है। और लैंगिक जनन किसमें पढ़ रहे हैं हम? आवर्तबीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म प्लांट में। ठीक है। तो यहां पर देखो डायग्राम वापस से मैं बना रहा हूं एक अच्छा खासा। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र पर आकर क्या करेंगे? परागकण आकर गिरेंगे। क्या आएंगे? परागकण आकर गिरेंगे। क्योंकि वर्तिकाग्र कैसी होती थी? चिपचिपी होती थी। और ये पोलन जो होते हैं, परागकण होते हैं, वो भी क्या होते हैं? चिपचिपे। इसलिए क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ये क्या है? परागकण। और परागकण की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी। परागकण की स्ट्रक्चर कैसी होती है? संरचना एक बड़ी कोशिका होती है, उसको हम कायिक कोशिका बोलते हैं, कायिक सेल, वेजिटेटिव सेल। और दूसरी एक लेंस के आकार की जो सेल्स होती है, जो कायिक कोशिका के जीवद्र में होती है, उसको कहते हैं जर्मिनेट सेल या जनन या जननिक कोशिका। ठीक है। ये जनन कोशिका ही क्या बना रही थी? मेल गैमेट का निर्माण कर रही थी। फिर इसके ऊपर क्या पाया जा रहा था? अंतःचोल, इंटाइन। और बाहर की ओर क्या पाया जा रहा था? एक्साइन। और इस एक्साइन में बाह्य चोल में क्या पाए जा रहे थे? कुछ छिद्र पाए जा रहे थे, 1 या 3 के फॉर्म में। उन छिद्रों से क्या बनेगी? पोलन ट्यूब बनेगी। यानी निषेचन की प्रक्रिया वो कैसे होगी? जब परागकण आकर वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, गिरने के बाद में किसका निर्माण होगा? पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। नीचे प्लेसेंटा, बीजांडासन, अध्यावरण, और इसके अंदर क्या है? ये भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक, भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर ही क्या था? अंडकोशिका थी, फीमेल गैमेट। अब यहां से क्या करेंगे कि यहां पर जब परागकण आकर गिरते हैं तो कई प्रकार के यहां पर रसायन पाए जाते हैं
जो अपनी ही जाति के जो परागण होते हैं उनको पहचानते हैं। क्या करते हैं, कुछ रसायन होते हैं यहाँ पर जब आते हैं परागण, तो परागण यहाँ पर आने के बाद में रसायनों के द्वारा क्या की जाती है, इनकी पहचान की जाती है। क्या लिखोगे, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद रसायनों द्वारा अपनी जाति के पराग कणों की पहचान की जाती है, ठीक है। जब अपनी जाति के ये परागण मिल जाएंगे, तो अपनी जाति के परागण जब होते हैं तो उनके बाद में यहाँ पर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जैसे वसा, शर्करा। ये क्या करते हैं, इन परागकणों को क्या करते हैं, अनुकूल माध्यम प्रदान करते हैं। फिर बाद में क्या होगा, अनुकूल परिस्थिति या माध्यम। परिस्थिति की जगह क्या लिख सकते हैं, माध्यम भी लिख सकते हैं, माध्यम। अनुकूल माध्यम कौन करेगा, जैसे वसा, कुछ वसा पाई जाती है, कुछ शर्करा पाई जाती है, ये पाई जाती है, जो क्या करेंगी, यहाँ पर परागकणों के जर्मिनेट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए या पराग नलिका के निर्माण के लिए क्या करते हैं, अनुकूल माध्यम देती है। माध्यम होने पर पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है। इससे पहले ये बात जरूर देख लें कि निषेचन के बारे में किसने बताया था, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट के जो फ्यूजन होता है, उस फ्यूजन की प्रोसेस को हम क्या करें, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन या निषेचन का अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर ने 1884 में। तो कहाँ लिखा जाए, इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा के ही लिख देता हूँ। सर्वप्रथम निषेचन का अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने कब किया था, 1884 में। सर्वप्रथम निषेचन का अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने लीलियम प्लांट पे किया था। कौन सा प्लांट था, लीलियम का प्लांट था, उस पर निषेचन की प्रोसेस को स्टडी किया था, ने लीलियम प्लांट पर, ठीक है, स्टडी किया था। ये स्टडी किया था, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और ये क्या होता है, निषेचन, यहाँ पर निषेचन लिख सकते हैं। निषेचन कैसे होगा कि यहाँ पर ये क्या है, परागकण की संरचना है। यहाँ पर परागकण वर्तिकाग्र पहुँचने के बाद में यहाँ पर वर्तिकाग्र कुछ रसायन पाए जाते हैं जिनसे इनकी पहचान की जाती है कि अपनी जाति के हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ शर्करा और वसा पाई जाती हैं जो इसको क्या करती हैं, अनुकूल माध्य प्रदान करती हैं, जिसके बाद में किसका निर्माण होता है, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। पोलन ट्यूब जो होती है, जो पराग नलिका जो होती है, वो किससे बाहर निकलती है, एक्साइन से निकलेगी या एंटाइन से निकलेगी। ये तो क्या है, बाह्य चोल है, बाह्य चोल, और ये क्या है, अंतः चोल, अंतः चोल, इंटाइन और एक्साइन। तो इंटाइन के द्वारा ही किसका निर्माण होगा, ये पराग नलिका बाहर निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्साइन होता है, बाह्य चोल होता है, वो क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो किसी भी एंजाइम द्वारा अपघटित नहीं होता है। इसलिए पोलन ट्यूब के जर्मिनेट के लिए क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, ये सब जब मैंने पराग कण की स्ट्रक्चर को पढ़ाया था। तो यहाँ से पराग नलिका किससे निकलेगी, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, ये इंटुगमेंट होता है, ठीक है। पराग
नलिका किससे निकलती है? अंतःचोल से बाहर निकलती है। अंतःचोल से बाहर। ठीक है, कैसे होगी कि यहां से जो क्या करेंगी, नीचे की ओर वृद्धि करेगी, नीचे की ओर क्या करेगी, वृद्धि करेगी, नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे। और इसके अंदर ही क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। इसके अंदर ही क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। कि आप देख रहे हो सर दो दो कैसे? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक क्या पाई जाती है? पोलन ट्यूब पाई जाती हैं। एक से अधिक पोलन ट्यूब पाई जाती है। जैसे कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य होते हैं और ब्रेसिकेसी कुल के सदस्य होते हैं। कुकुरबिटेसी और ब्रेसिकेसी कुल के जो मेंबर्स होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? बहु पराग नलिकाएं पाई जाती हैं। मतलब खूब सारी पराग नलिकाएं गमन करेंगी। लेकिन ध्यान रखना कि एक ओव्यूल में जो बीजांड होता है, एक भ्रूण कोश से सिर्फ एक पराग नलिका ही जाकर क्या करेगी? फ्यूजन करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी। लेकिन अगर मान लो बीजांड ज्यादा हो, ये क्या है? बीजांड है, इसको टोटल हो क्या कहेंगे? बीजांड। बीजांड अगर ज्यादा हो, बीजांड ज्यादा होंगे तो यहां पर क्या होंगी? भ्रूणकोश भी ज्यादा होंगे, इसलिए बाकी उससे फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिससे अधिक बीजों का निर्माण होगा। तो कुछ प्लांट्स में अधिक पराग नलिका बनती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देंगे कुकुरबिटेसी व ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी कुल के सदस्य। ब्रेसिकेसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? पोलन ट्यूब अनेक पाई जाती हैं। ठीक है, पोलन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो लेंथ डिपेंड करती है, जो ये स्टाइल होती है, वर्तिका होती है, इस पर डिपेंड करती है। क्योंकि इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी पोलन ट्यूब की लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर ये छोटी होगी तो पराग नलिका होगी वो छोटी ही बनेगी। तो क्या लिख सकते हैं हम? पराग नलिका की लंबाई वर्तिका पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करेगी? अगर स्टाइल की लंबाई ज्यादा होगी, वर्तिका की लंबाई ज्यादा होगी, वर्तिका की लंबाई ज्यादा होगी तो पराग नलिका की लंबाई भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो यहां से अगर यहां तक आएगा, क्योंकि पराग नलिका को तो कहां तक पहुंचना है? बीजांड तक पहुंचना होता है। भ्रूणपोष में जो अंडकोशिका है उससे फ्यूजन करना है, तो ये लंबाई हो जाएगी। मान लो इतनी होगी तो ये लंबाई कम होगी। जैसे मेजा में होती है मक्का में, सचेट मक्का में पराग नलिका की लंबाई कितनी होती है? 450 mm, 450 mm होती है, मिलीमीटर होती है। ठीक है, समझ में आया? निषेचन क्या है? निषेचन की प्रक्रिया नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन का सबसे पहले अध्ययन किया था स्ट्रासबर्गर ने लीलियम नामक प्लांट पे। यहाँ से जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर आकर क्या गिर जाएगा? परागकण गिर जाएगा। ये हमने परागण की प्रक्रिया में पढ़ लिया था। उसके बाद में कुछ रसायन, वर्तिकाग्र पर कुछ रसायन होंगे, वो पहचान करेंगे, किसकी? परागकणों की पहचान करेंगे। फिर यहाँ पर क्या होंगे? अनुकूल माध्यम होने पर पराग नलिका का निर्माण होगा। पराग नलिका में अधिकांश, मैंने बताया था 60% प्लांट में पराग नलिका बनने के बाद पराग नलिका के अंदर ही क्या बनते हैं? 2 मेल गैमेट बनते हैं, तो मेल गैमेट बन जाएंगे। और पराग नलिका कहाँ से बाहर निकलेगी? इंटाइन से बाहर निकलती है, अंतःचोल से बाहर निकलती है। और कुछ प्लांट्स में क्या होती है? वैसे तो एक जाकर ही एक भ्रूणकोश से फ्यूजन करेगी, निषेचन करेगी, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि इसमें खूब
अनेक क्या बन जाती है, पराग नलिकाएं बन जाती हैं, जैसे कुकुरबिटेसी कुल और ब्रेसिकेसी या कुर्सीफेरी कुल के जो मेंबर होते हैं उनमें ये पाई जाती है। पराग नलिका की जो लंबाई है वो किस पर डिपेंड करती है, वर्तिकाग्र पर, स्टाइल पर डिपेंड करती है। जैसे मेजा में कितनी होती है, क्योंकि मेजा में बाहर की ओर जो देखते हो कैसे, ये लीफ होती है, लीफ के बाहर यहाँ पर क्या पाया जाता है इसका मादा पुष्प पाया जाता है, जिसमें बाहर की ओर लटकी हुई ये जो आपको दिखाई देंगी फाइबर्स के समान, वो क्या होती है, स्टाइली होती हैं। तो इनकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार नोट करो इसको, फिर इससे आगे पढ़ते हैं। तो पराग नलिका के अंकुरण के बाद में हम देखते हैं पराग नलिका की वृद्धि, कि पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगी थी, जर्मिनेट तो हो रही है, जर्मिनेट होने के बाद में इसकी ग्रोथ कैसे होगी वो देखते हैं हम। वर्तिकाग्र, स्टाइल और बीजांड, यहाँ क्या बन गया, ये क्या है, अंडा से है, ये वर्तिकाग्र, और ये ओव्यूल, बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या है, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश के अंदर क्या है, अंडकोशिका है। यहाँ पर क्या हो गए, परागण आकर गिर गए, गिरने के बाद में इसका निर्माण हो रहा है, पोलन ट्यूब का निर्माण हो रहा है। तो वृद्धि किस पर डिपेंड करेगी, जो ये क्या है, वर्तिकाग्र, और ये वर्तिका, वृद्धि किस पर डिपेंड करेगी, कि वृद्धि इस वर्तिका की आंतरिक संरचना पर क्या करती है, डिपेंड करती है। पराग नलिका की वृद्धि किस पर डिपेंड करती है, स्टाइल पर डिपेंड करती है, वर्तिका पर निर्भर करती है, वर्तिका पर निर्भर करती है। कैसे करेगी, कि मान लो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये खोखली होगी, खोखली होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी कहां पर चली जाएगी, पोलन ट्यूब, बीजाण, बीजाणु में प्रवेश कर जाएगी। मतलब जो पोलन ट्यूब होती है वो किधर गति करती है, किधर वृद्धि करेगी, अंडाशय की ओर। पराग नलिका, पराग नलिका अंडाशय की ओर वृद्धि करती है, वृद्धि करती है, ये बात भी ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की ओर ही आएगी। तो मान लो किसी में ये खोखली हो स्टाइल, तो ये क्या करेगी, सीधी की सीधी क्या करेगी, ये गति कर लेगी। कुछ प्लांट्स में क्या होंगी, जैसे लीलियम, राइबीज प्लांट में कैसी होती है, खोखली, स्टाइल कैसी होती है, खोखली, खोखली वर्तिका होती है। कुछ में क्या होती है, कठोर होती है, कुछ में क्या होती है, ये कठोर। अगर मान लो किसमें वर्तिका क्या हो, कठोर या ठोस हो, तब क्या होगा, उस परिस्थिति में एक एंजाइम का स्रावण होता है, इसकी वजह से ये अपघटित हो जाती है, और उस एंजाइम का नाम है पेक्टोटेज। पेक्टोटेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, इस ठोस वर्तिका को क्या करेगा, अपघटित करेगा। अपघटित करने के बाद में जो मध्य वाला पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये क्या कर देगा, रास्ता बना देगा, खोखला कर देगा। उसकी वजह से क्या करेगी, ये पोलन ट्यूब वृद्धि करेगी, वृद्धि करके यहाँ तक पहुँचेगी, बीजांड तक पहुँच जाएगी। कुछ में जैसे पिटूनिया होता है, पिटूनिया में क्या पाए जाते हैं, कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंतराकोशिकीय स्थान, उनसे होती हुई क्या होती है, पोलन ट्यूब वृद्धि। पिटूनिया जैसे प्लांट में
अंतराकोशिकीय स्थानों द्वारा पराग नलिका की वृद्धि होती है। ठीक है, समझ में आया कि जो पराग नलिका की वृद्धि है वो किधर होती है? अंडाशय से। पराग नलिका की वृद्धि अंडाशय की ओर होती है। ठीक है, वर्तिकाग्र से अंडाशय की ओर ही होगी। और जो पराग नलिका की वृद्धि है वो वर्तिकाग्र पर डिपेंड करेगी। हो सकता है ये खोखली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी बीजांड की ओर आ जाएगी। जैसे लीलियम और राइवीज नामक प्लांट्स में खोखली होती है। लेकिन कुछ में क्या होती है? ठोस होती है। ठोस होने की वजह से यहाँ पर कुछ एक एंजाइम का स्रावण होता है, पेक्टोटेज एक एंजाइम होता है। क्या है ये? एंजाइम, एज आ रहा है लास्ट में, तो एंजाइम होता है। ये क्या करता है? इसके ठोस भाग को अपघटित करेगा और पराग नलिका क्या बना लेगा? रास्ता बना लेगा। कुछ प्लांट जैसे पिटूनिया जैसे और भी प्लांट होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? अंतराकोशिकीय स्थानों से पराग नलिका कहाँ तक पहुँच जाएगी? इस बीजांड तक पहुँचेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई पराग नलिका की वृद्धि। अब पराग नलिका की वृद्धि मतलब कहाँ तक पहुँच गई? बीजांड तक पहुँच गई। बीजांड तक पहुंचने के बाद में जो ये बीजांड में पराग नलिका प्रवेश करती है वो कैसे प्रवेश करती है वो आगे हम पढ़ते हैं। एक बार इसको तो नोट करो। देखो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका का बीजांड प्रवेश 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स। कौन कौन सा? बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश और अध्यावरणी प्रवेश। यानी कि पराग नलिका बीजांड द्वार से भी प्रवेश करती है, ये तो नॉर्मली प्रवेश करती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें चैलेजा भाग जो होता है, निभागी भाग होता है, उससे भी प्रवेश कर जाती है। और कुछ में जो अध्यावरणी भाग होता है, इंटीग्यूमेंट जो पार्ट होते हैं, उनसे भी प्रवेश कर जाती है। तो बीजांड द्वारी प्रवेश में नाम से पता चल रहा है कि जो पराग नलिका है बीजांड से प्रवेश कर रही है। मैक्सिमम प्लांट्स में बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। ये क्या होता है? बीजांड। क्या होता है ये? बीजांड द्वार बताया हुआ है। इसके जस्ट अपोजिट साइड निभाग भाग होता है, चैलेजा होता है, निभाग। ये जो इसके चारों तरफ जो लेयर है वो क्या है? अध्यावरण है। क्या है ये? अध्यावरण है, क्योंकि अध्यावरण भाग से भी प्रवेश। और अंदर क्या भरा होता है? बीजांड काय भरा होता है। तो माइक्रोपाइल, चैलेजा और इंटीग्यूमेंट ये 3 पार्ट थे। इन तीनों पार्ट से क्या कर सकती है? जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर सकती है। एंटर करने के बाद में मैंने कहा था कि एंटर क्यों करती है, कि इसको क्या पता चलेगा कि इसको यहाँ पर ही आना है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जब ये भ्रूण कोश था, क्या था? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ही बताई थी। ये ऊपर वाली कौन सी थी? प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी सेल्स। ये सारी क्या है? ये द्वितीय केंद्रक था, द्वितीय केंद्रक। और ये क्या था? नीचे वाला अंड समुच्चय। नीचे वाले अंड समुच्चय में 2 नीचे वाली कोशिका कैसी थी? सहायक कोशिका। और ऊपर वाली जो नाशपाती के आकार की थी वो अंड कोशिका थी। यहां पर मैंने बताया था कि यहां पर एक रसायन पाया जाता है, उसके कारण जो पराग नलिका है वो आकर्षित होती है, यानी ये आकर्षित करने का ही काम करता है। यहाँ पर एक ये रसायन पाया जाता है, वो क्या काम करेगा? पराग नलिका को अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का काम करता है। और उसका नाम बताया मैंने, फिलीफ्रॉम अपरेटस बताया था। क्या बताया था? फिलीफ्रॉम अपरेटस था। तो फिलीफ्रॉम जो अपरेटस होता है, इसकी वजह से पराग नलिका क्या होती है? आकर्षित होती है। तो यहां से जो बीजांड, क्योंकि ये कैसा बीजांड है? प्रतीप बीजांड है। ठीक है, प्रतीप मतलब जो 180 डिग्री घुमा हो। और रिजु कैसा होगा? सीधा। इससे पहले मैंने सीधे में बता रहा था, आप इसको सीधा करके भी बना सकते हो। तो ये कैसा है? प्रतीप। और यहाँ से जो पोलन ट्यूब आ रही है, और ये पोलन ट्यूब कहाँ से प्रवेश कर रही है? जो इसका माइक्रोपाइल भाग होता है, बीजांड द्वार भाग होता है, वहां से ये प्रवेश कर रही है। ठीक है,
निभागीय भाग में क्या करेगा, निभागीय भाग से, निभागीय कौन सा होता है, माइक्रोपाइल के जस्ट ऊपर वाला भाग, तो ये चैलेजा होता ही है। तो चैलेजा से क्या करेगी, प्रवेश किस में करती है, केजुराइना में, जुगलेनस में हो गया और बिटूला में हो गया। यहाँ से क्या कर रही है, ये देखो ये चैलेजा भाग ऊपर वाला है और ये यहाँ से ये प्रवेश कर रही है। ये कौन सा है, निभागीय भाग, निभाग। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, अध्यावरणी। ध्यान रखना कि प्रवेश चाहे किधर से भी करें, लेकिन भ्रूण कोश में किधर से जाएगी, अंड समुच्चय की ओर जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही क्या पाया जाता है, फ्लिफ्रॉम अपरेटस पाया जाता है। इस अपरेटस के कारण ही ये यहाँ पर अट्रैक्ट होती है। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, अध्यावरण। तो ये क्या कर रही है, अध्यावरणी भाग से प्रवेश करके अंड समुच्चय की ओर प्रवेश कर रही है। तो इस प्रकार क्या होता है, पराग नलिका का प्रवेश होता है। तो नोट करो इसको एक बार। तो हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ लिया, वापस से देख लेते हैं, ताकि हम जो निषेचन की प्रक्रिया है, मतलब यहाँ तक जो पराग नलिका का निर्माण कैसे, कि यहाँ पर परागकण आ रहे हैं, परागकण आने के बाद में जो बाह्य चोल है, अंतःचोल से पराग नलिका बाहर निकल रही है। पराग नलिका को बाहर निकलने पर एक ही पराग नलिका बना लेते हैं अपन, किसमें बहु होती है मैंने बता दी। तो यहाँ पर आते ही क्या बन जाते हैं, दो नर युग्मक बन जाते हैं, नर युग्मक मेल गैमेट बन जाते हैं। जो काय कोशिका थी वही किसका निर्माण कर रही है, पोलन ट्यूब का निर्माण कर रही है। तो पोलन ट्यूब क्या करेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, वृद्धि करेगी, वृद्धि करते हुए कैसे प्रवेश करेगी, या तो यहाँ से सीधी प्रवेश कर जाएगी, चैलेजा से प्रवेश कर जाएगी निभागीय भाग से, या अध्यावरण से प्रवेश करेगी, या अधिकांश प्लांट्स में किधर से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में ये किस तरफ जाएगी, जो अंड समुच्चय होता है, क्योंकि अंड समुच्चय किस तरफ होता है, बीजांड द्वार की तरफ ही होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, फ्लिफ्रॉम अपरेटस। इसकी वजह से क्या हो रही है, पराग नलिका आकर्षित हो रही है, और इसमें यहाँ पर क्या आ रहे हैं, दो नर युग्मक यहाँ तक पहुँच रहे हैं। एनसीईआरटी में 3 दिखा रखे हैं, तो 3 किसके हो जाएंगे, कि एक काय कोशिका है उसका भी क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से दोनों नर युग्मक क्या करेंगे, कि ये भ्रूण कोश है, क्या है, भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, क्योंकि यहां तक तो हमने पढ़ लिया। एंटर करेंगे कैसे करेंगे, या तो इनसे बीच से निकल जाएंगे, दो सहायक कोशिकाएं, क्या है, ये क्या है, अंड समुच्चय, क्या है, अंड समुच्चय। इस अंड समुच्चय में एक सेल जो है वो क्या है, अंड कोशिका का निर्माण कर रही है। अंड एग सेल होती है, ये क्या होती है, एग सेल लिख देते हैं इसको, एग सेल। और दो कैसी होती हैं, सहायक कोशिका, क्योंकि किसमें निर्माण में, क्योंकि जब ये निषेचन की प्रक्रिया जब होगी यहाँ पर, उस प्रक्रिया में क्या करेंगी, पोषण प्रदान करने का काम करेंगी। तो यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में जैसे ही ये प्रवेश करता है नर युग्मक इसके अंदर, तो एक जो सहायक कोशिका है वो तो हासित हो जाएगी, अपघटित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको पोषण प्रदान कर देगी। कैसे आ जाएगा, अगर मैं इस भ्रूण कोश को लार्ज करूं, बड़ा कर लेता हूं, बड़ा करने के बाद में ये दो तो क्या होगी, सहायक कोशिका, और ये नाशपाती के आकार की अंड कोशिका। यहाँ पर द्वितीय न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। ऐसे होता है भ्रूण कोश। तो यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में ये तो क्या हो जाएगी, हासित। हासित होने के बाद में क्या होंगी, प्रवेश हो जाएंगे। होने के बाद में एक तो किसके साथ, ये क्या है, अंड कोशिका, और ये क्या है, द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक। तो ये एक जो मेल गैमेट है, ये दोनों क्या है, मेल गैमेट, नर युग्मक। अंड कोशिका को क्या बोलते हैं, मादा युग्मक, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो यहां से एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा और दूसरा द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि एक मेल गैमेट होगा, एक नर युग्मक किसके साथ फ्यूज होगा, अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा,
अंड कोशिका के साथ, एग सेल के साथ, अंड कोशिका के साथ। इस अंड कोशिका के साथ जुड़ने के बाद में किसका निर्माण करेगा ये? जाइगोट का निर्माण करेगा, भ्रूण का, वो युग्मनज का निर्माण करेगा, जाइगोट, या कह सकते हैं युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है। और इस युग्मनज के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किसका? भ्रूण का निर्माण होगा। इस प्रकार जो एक नर युग्मक और अंड कोशिका के साथ जो फ्यूजन हो रहा है, जो जुड़ रहा है, वो संलयन हो रहा है, इसको कहते हैं युग्मक संलयन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक संलयन, या बोल दो युग्मक संलयन न बोलकर सिनगेमी भी बोलते हैं इसको, सिनगेमी, या इसको बोलते हैं प्रथम निषेचन। इसके नाम देख लेते हैं सारे, क्या बोलते थे इसको? प्रथम निषेचन, या इसको बोल देते हैं सत्य निषेचन, रियल सत्य निषेचन। सत्य निषेचन क्यों? क्योंकि ये एक नर युग्मक और ये अंड कोशिका आपस में जब फ्यूजन होती है, निषेचन होता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है, और इस जाइगोट से ही किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है। इसलिए क्या होता है? ये ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। और दूसरा क्या करेगा? अगर हम देखें कि ये भ्रूण कैसा बनेगा, एगुणित या द्विगुणित, तो यहां से युग्मनज कैसा था? नर युग्मक कैसा था? एन एगुणित, और अंड कोशिका भी एगुणित, तो भ्रूण कैसा बनेगा? एन और एन क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 2n। तो भ्रूण कैसा होगा? और भ्रूण किसका निर्माण करेगा? आगे जाके सीड्स का निर्माण करेगा, ठीक है, आगे जाकर बीज का निर्माण भी करेगा, ठीक है। अब यहां पर जो दूसरा एक नर युग्मक और बच गया, ये किसके साथ जुड़ेगा? द्वितीय केंद्र के साथ। तो जोड़ते हैं अपन, एक नर युग्मक प्लस द्वितीय केंद्रक क्या बनाएगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पर मैं कहूं कि ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है, वो एगुणित है, द्विगुणित या त्रिगुणित है। तो आप यहां पर देखोगे कि नर युग्मक कितना है? n एगुणित होता है, और द्वितीय केंद्रक 2n होता है, 2n होता है कि नहीं? तो इसलिए ये n और 2n क्या हो जाएंगे? त्रिगुणित संरचना। तो ये कैसा हो जाएगा? त्रिगुणित होता है। कैसा होगा ये? त्रिगुणित होता है। यही किसका निर्माण करता है बाद में? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूणपोष का काम क्या रहेगा कि जब ये भ्रूण का डेवलपमेंट होगा, जो भ्रूण का निर्माण होगा, विकास होगा, उस समय ये क्या करेगा? पोषण प्रदान करने का काम करेगा। क्या करेगा ये? भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा? जो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को क्या करेगा? ये डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे हो कि एक मेल गैमेट तो किसके साथ? अंड कोशिका के साथ, और एक द्वितीय केंद्र के साथ। तो यहां पर कितने बार निषेचन हो रहा है? 2 बारी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विनिषेचन भी कहते हैं, द्विनिषेचन या त्रिसंलयन, द्विनिषेचन। और यहां पर क्या हो गया? ये एक नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक मिलकर क्या कर रहे हैं? त्रिसंलयन का फॉर्मेशन बना रहे हैं, त्रिसंलयन भी बोलते हैं, ठीक है। द्विनिषेचन किसे कहेंगे? समझ में आ गया। जो सिर्फ आवर्तबीजी प्लांट्स में जो ये प्रोसेस होती है, इसी के दौरान क्या होती है? द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। द्विनिषेचन कैसे? कि 2 नर युग्मक आ रहे हैं, दोनों नर युग्मक एक तो अंड कोशिका के साथ निषेचित कर रहा है और दूसरा द्वितीय केंद्र को निषेचन कर रहा है। तो इस प्रकार 2 बार निषेचन होने के कारण इसको क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन का जो स्टडी है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। किधर लिखा जाए? यहां लिख दिया जाए।
द्विनिषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन किया था एक साइंटिस्ट थे नवास्चीन। सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? नवास्चीन ने किया था। कब किया था? 1898 में। कब किया था? 1898 में किया था। तो द्विनिषेचन का सबसे पहले स्टडी है वो नवास्चीन नामक साइंटिस्ट ने किया था। किस पर किया था? वो देखो, प्लांट्स कौन से थे? प्लांट, एक तो लीलियम प्लांट था, लीलियम, और एक था फ्रेटिलेरिया। ये दो प्लांट थे, फ्रेटिलेरिया। इन प्लांट्स पे क्या की थी? नवास्चीन नामक साइंटिस्ट ने द्विनिषेचन का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार आवर्तबीजी प्लांट्स में क्या हो रहा है? द्विनिषेचन और त्रिसलयन, वह यहां न लिखकर यहीं लिख देता हूं, त्रिसलयन की प्रक्रिया हो रही है। त्रिसलयन। तो वापस से देख लो कि यहां से परागकण आगे, परागकण जैसे ही वृद्धि करेगा तो दो नरयुग्मक बन जाएंगे। तो धीरे धीरे पराग नलिका बीजांड ये अंडाशय की ओर वृद्धि करती हुई माइक्रोपाइल या इंटुगमेंट या चैलेजा भाग से बता दिया कैसे प्रवेश करेगी। फिलीफ्रॉम अपरेटस, यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, फिलीफ्रॉम अपरेटस की वजह से क्या करेगी? ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगी, नरयुग्मक प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद में ये सहायक कोशिका तो क्या कर देंगी? निषेचन की प्रक्रिया में इसको पोषण दे देंगी, सहायक कोशिकाएं। और दोनों नरयुग्मक अंदर आने के बाद में एक नरयुग्मक तो किसके साथ जुड़ता है? अंड कोशिका के साथ जुड़ता है, और एक किसके साथ जुड़ता है? द्वितीय केंद्र के साथ जुड़ता है। इसलिए दो बारी निषेचन होने के कारण इसको क्या कहते हैं? द्विनिषेचन और त्रिसलयन। त्रिसलयन कैसे? कि एक नरयुग्मक और द्वितीय केंद्रक मिलकर क्या हो रहे हैं? त्रिगुणित संरचना का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको त्रिसलयन कहते हैं। और दो बार निषेचन होने के कारण इसको द्विनिषेचन कहते हैं। जब एक नरयुग्मक और अंड कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो इसको क्या कहते हैं? सत्य निषेचन भी बोलते हैं, प्रथम निषेचन भी बोलते हैं, सिनगेमी भी बोल देते हैं, या गैमेट फ्यूजन बोलते हैं, युग्मक सैलैन बोलते हैं। जब नरयुग्मक और अंड कोशिका, ये तो क्या हो गया? मेल गैमेट, और ये फीमेल गैमेट हो गए। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और इस एम्ब्रियो से ही किसका निर्माण होगा? बाद में सीड का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये जो आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की प्रक्रिया है वो आपको समझ में आई होगी। और इसका अध्ययन, द्विनिषेचन का अध्ययन किया था नवास्चीन साइंटिस्ट ने किया था। लीलियम और फ्रेटिलेरिया प्लांट्स थे, उन पर किया था। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, वो भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, और ये भ्रूणपोष क्या करेगा? भ्रूण के परिवर्तन के दौरान पोषण प्रदान करेगा। वैसे ये जो भ्रूण होता है, जो यहाँ पर ये होता है बीजांडकाय होता है, उससे क्या करता है? उससे भी पोषण लेता है। जब ये खत्म हो जाता है उसके बाद में इससे भ्रूणपोष से अपना न्यूट्रिशन लेता है और आगे डेवलपमेंट अपना करता है। तो आज के इस वीडियो में निषेचन में कंप्लीट अपने किया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ते हैं। थैंक यू।